दोस्तों, आपने सल्तनत उस्मानिया के बारे में कुछ भी पढ़ा या सुना होगा तो आपने तकरीबन 620 साल पुरानी एक बहुत बड़ी हुकूमत अजीम सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने वाले शख्स मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बारे में भी ज़रूर पढ़ा या सुना होगा। जब भी कभी 620 साल की द ग्रेट ओटोमन एम्पायर का जिक्र किया जाता है और उसके बर्बाद होने का तज़किरा होता है तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का नाम ही जहन में आता है। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क कौन था, उसकी ज़िंदगी कैसी थी और आखिर एक अकेले शख्स ने दुनिया की अजीमुशान सल्तनत उस्मानिया को अकेले कैसे तहस नहस किया था और हमेशा के लिए इस सल्तनत को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया था। इस वीडियो में आप ये भी जानोगे कि सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तुर्की का मालिक बन बैठा और फिर उसने तुर्की में कैसे कैसे कानून लागू किए थे और किस किस तरह से इस्लामी कल्चर का मजाक उड़ाया था और इस्लामी सल्तनत को ख़त्म करके तुर्की में गैर इस्लामी कानून लागू किए थे जो कि बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ थे। फिर भी आज बहुत से लोग उसे फादर ऑफ द नेशन यानी तुर्की का राष्ट्रपिता मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क या जिसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नाम से भी जाना जाता है, उसकी पैदाइश 1881 में हुई थी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के वालिद का नाम अली रज़ा और माँ का नाम जुबैदा बेगम था। उसके वालिद इसके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और इसकी परवरिश इसकी माँ ने ही की थी। बचपन में इसे मदरसे में पढ़ने भेजा गया था, मगर ये बहुत मारपीट किया करता था, इसलिए इसे मदरसे से निकाल दिया गया। इसकी दिलचस्पी बचपन ही से जंगी मामलात में थी और इसी दिलचस्पी के चलते ये कम उम्र में ही जंगी सलाहियतें हासिल कर चुका था। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जिस सल्तनत उस्मानिया को इसने ख़त्म किया, उसी सल्तनत उस्मानिया की आर्मी में ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क बड़े बड़े ओहदों पर रह चुका था। मगर सवाल ये है कि सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज का जनरल रहने के बावजूद भी इसे उसी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ तुर्की के लोगों का सपोर्ट क्यों और कैसे मिला? तो इस मामले की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सल्तनत उस्मानिया जर्मनी के साथ थी और वो ये समझ रहे थे कि जीत हमारी ही होगी, लेकिन लगातार जंग में रहने की वजह से धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। सल्तनत उस्मानिया लगातार कमज़ोर होने लगी और 1915 तक ऐसे हालात हो गए थे कि ब्रिटेन ने कुस्तुनतुनिया या जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, इस पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी। ब्रिटेन की बमबारी से पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल बन चुका था और एक वक्त तो ऐसा लगने लगा था कि अब ब्रिटेन का पूरी तरह से सल्तनत उस्मानिया पर कब्जा हो ही जाएगा। वो दिल ही दिल में खुद को हारा हुआ समझने लगे थे। लेकिन तभी सल्तनत उस्मानिया की आर्मी में एक ऐसे जनरल ने आर्मी की कमान संभाली कि जिसने पूरी जंग की तस्वीर ही बदल डाली और उस जनरल का नाम था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। चूंकि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क अपनी तकरीरों के जरिए लोगों को उभारने में माहिर था और उसने वही किया। उसने सल्तनत उस्मानिया की आर्मी के सामने अपनी तकरीरें शुरू की और आर्मी में एक जुनून पैदा कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें भागता हुआ देखने से बेहतर ये समझता हूँ कि तुम अभी यहीं पर मर जाओ। ऐसी ही जोशीली तकरीरों से उस्मानी आर्मी के अंदर लड़ने का जज्बा सैकड़ों गुना बढ़ गया और सल्तनत उस्मानिया के जिन जिन इलाकों पर ब्रिटेन का कब्जा हो चुका था, वो सारे इलाके धीरे धीरे उस्मानी आर्मी ने लड़कर वापस ले लिए और तमाम दुश्मन फौजों को उस्मानी सल्तनत से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। उसी वक्त से मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पूरी तुर्क कौम के लिए और उस दौर के सल्तनत उस्मानिया के खलीफा अब्दुल मजीद की नज़र में एक हीरो बन गया था। इसके बाद से लगातार मुस्तफ़ा कमाल पाशा सल्तनत उस्मानिया की फौज में ही रहा और बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता रहा। दोस्तों, जर्मनी और सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, लेकिन तुर्की की आर्मी ने तुर्की को तो महफूज कर लिया था, मगर अंदर तुर्की में और बाहर जर्मनी के साथ लगातार जंग में रहने की वजह से सल्तनत उस्मानिया बेहद कमज़ोर हो चुकी थी और इसकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर बहुत से करीबी दुश्मन मुल्कों ने धीरे धीरे सल्तनत उस्मानिया पर हमले करके उसके बहुत सारे कीमती इलाके हथिया लिए थे। यहाँ तक कि मौजूदा तुर्की का भी आधा हिस्सा
ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया था। ऐसे संजीदा और नाजुक हालात में भी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने आर्मी की कमान संभाली और दोबारा से उन सारे इलाकों को तुर्की में ही शामिल कर लिया जिन पर दुश्मनों का कब्जा हो चुका था। अब तक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के कारनामे इतने हो चुके थे कि लोग उसमें अपना रहनुमा तलाश करने लगे थे। उस दौर में सल्तनत उस्मानिया में अगर कोई हीरो था तो वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क था। लेकिन उस वक्त कोई ये नहीं जानता था कि जिस सल्तनत उस्मानिया की दौलत और फौज की ताकत के बल पर ये इंसान हीरो बना है, एक दिन ये उसी सल्तनत उस्मानिया का तख्ता पलट कर देगा। अब चूंकि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को तुर्की के बहुत सारे लोगों के साथ साथ तुर्की की आर्मी की हिमायत भी हासिल हो चुकी थी, अब इसने इन तमाम हालात का फ़ायदा उठाते हुए और सल्तनत उस्मानिया की कमज़ोरी को नज़र में रखते हुए उस वक्त के ब्रिटेन और रूस जैसे ताकतवर मुल्कों से मिलकर नापाक गठजोड़ कर लिया और उन मुल्कों की भी हिमायत हासिल कर ली जो मुल्क सल्तनत उस्मानिया से टूटकर अलग हो चुके थे। और ये अलग होने वाले मुल्क ज़्यादातर मुस्लिम मुल्क ही थे। इतना सब कुछ करके अब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने गद्दारी का रंग दिखाना शुरू कर दिया और तुर्की में अपने हिमायतियों को साथ लेकर एक तहरीक चलानी शुरू कर दी। इनका कहना था कि हम भी सल्तनत उस्मानिया के गुलाम हैं, हमें इस गुलामी से आज़ाद किया जाए, अब खिलाफत ख़त्म की जाए और हम अपने वोट के ज़रिए अपने नेताओं को चुनना चाहते हैं, अब हमें खिलाफत नहीं चाहिए। हालांकि कुछ लोग इस तहरीक के खिलाफ भी थे, लेकिन विदेशी ताकतों के गठजोड़ को सामने लाकर इन ताकतों के ज़रिए दबाव बनाकर उस वक्त के कमज़ोर हो चुकी सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल मजीद से समझौता किया गया। इस समझौते के तहत तुर्की की सल्तनत उस्मानिया को तुर्की से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और तुर्की को एक इस्लामी तुर्की से सेक्युलर तुर्की बनाकर रख दिया गया। अब तुर्की एक सेक्युलर देश बन चुका था, खिलाफत ख़त्म हो चुकी थी। इस समझौते में एक बात और भी शामिल की गई थी कि सल्तनत उस्मानिया के उस वक्त के खलीफा को उनके खुद के मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए और उनकी तमाम दौलत, ज़मीन जायदाद और महल सबके सब जब्त कर लिए जाएं। इस समझौते की सबसे अहम शर्त ये थी कि तुर्की अब से लेकर 100 साल तक अपने ही देश की ज़मीन से तेल जैसी कोई भी चीज़ नहीं निकाल सकेगा। हालांकि तुर्की की ज़मीनों में बहुत सारी कीमती चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा शर्त यह भी थी कि तुर्की इस्तांबुल में मौजूद एक बंदरगाह जिसे बासफोरस कहा जाता है, उससे गुजरने वाले जहाज़ों से कोई टैक्स नहीं लेगा। हालांकि सभी जानते हैं कि ये एक बेहद ख़ास बंदरगाह है जो यूरोप और एशिया को बेहद करीब से मिलाता है। इसी वजह से सारे देशों के कारोबारी जहाज़ इसी बंदरगाह से होकर जाते हैं। अब ये समझौता 2023 में ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इस समझौते को 2023 में पूरे 100 साल हो जाएंगे। 2023 में तुर्की से वो सारी पाबंदियां हटा ली जाएंगी जो 1923 में उस पर मुसल्लत की गई थीं। 1923 में सल्तनत उस्मानिया को पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने सल्तनत उस्मानिया के उस वक्त के खलीफा को उनके अपने ही मुल्क से बाहर निकलवा दिया। इसके बाद इसने तुर्की में हर वो काम किया जो इस्लाम के खिलाफ था, जैसे कि तुर्की में मौजूद हज़ारों मदरसों और इस्लामिक स्कूलों को ख़त्म कर दिया गया, सारी खानकाहें ख़त्म कर दी गईं, औरतों के हिजाब पहनने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। अगर कोई भी औरत हिजाब में दिख जाती थी तो उसको सज़ा दी जाती थी। मर्दों के दाढ़ी रखने पर भी बैन लगा दिया गया था। औरतों को स्कूल कॉलेजेस में खुला हुआ यूरोपियन लिबास पहनना ज़रूरी कर दिया गया था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने हिजरी कैलेंडर को ख़त्म करवाकर क्रिश्चियन कैलेंडर को शुरू करवा दिया था। यहाँ तक कि उस दौर में अगर किसी के पास हिजरी कैलेंडर मतलब तारीख का इस्लामी कैलेंडर पाया जाता तो उसको सज़ा दी जाती थी। जुमे की छुट्टी को ख़त्म करके इतवार की छुट्टी को शुरू कर दिया गया था। अरबी ज़बान पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई, यहाँ तक कि अरबी कुरान पढ़ने पर भी पाबंदी आयत कर दी गई थी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने कुरान को तुर्की में लिखवाकर वही शुरू करवा दिया था। नमाज, दुआ और कुरान की तिलावत को सिर्फ तुर्की ज़बान में ही करना ज़रूरी कर दिया गया था। कुछ वक्त तक तो ऐसा भी हुआ था
کہ عربی زبان میں اذان دینے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی، اب اذان بھی ترکی زبان میں ہی دی جاتی تھی۔ آرمی میں ڈیوٹی کے دوران نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی تھی، اگر کوئی بھی ایسا کرتا ہوا پایا جاتا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ اور یہ ساری پابندیاں صرف مصطفیٰ کمال اتا ترک کے وقت تک ہی محدود نہیں رہیں، بلکہ اب تک ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ مگر اب ترکی کی باغ ڈور رجب طیب ایردوغن کے پاس ہے۔ رجب طیب ایردوغن ایک عالم دین اور قرآن کے قاری ہیں۔ ان کی سوچ اسلامی سوچ ہے اور مصطفیٰ کمال پاشا سے بالکل الٹ ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے جتنے بھی غیر اسلامی قانون اور اسلام کے مخالف قانونوں کو ترکی پر مسلط کیا تھا، دھیرے دھیرے ان میں سے زیادہ تر قانون رجب طیب ایردوغن ہٹا چکے ہیں، جیسے کہ داڑھی پر پابندی ہٹا دی گئی ہے، اور عورتوں کو حجاب پہننے پر جو پابندی لگائی ہوئی تھی وہ بھی اب ہٹ چکی ہے۔ آرمی میں رہ کر نماز پڑھنے کی پابندی بھی اب ہٹا دی گئی ہے۔ مدرسوں پر لگا ہوا بین بھی اب ہٹایا جا چکا ہے، بلکہ اب تو پرانے مدرسوں کو تو کھلوایا ہی جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ نئے نئے مدرسے اور اسلامک اسکول رجب طیب ایردوغن کی طرف سے کھلوائے جاتے ہیں۔ نماز، دعا، قرآن اب عربی میں ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی عمل جو ایک عام مسلمان کھلے عام نہیں کر سکتا تھا وہ اب کھلے عام کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال پاشا نے ایک ہسٹوریکل مسجد آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں بدل دیا تھا۔ اس آیا صوفیہ مسجد کو 86 سال بعد ابھی کچھ دن پہلے ہی رجب طیب ایردوغن نے پھر سے مسجد میں تبدیل کروا دیا ہے۔ رجب طیب ایردوغن کے ذریعے ترکی کے لوگوں میں ایک نئی امید جاگ اٹھی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی موت کی۔ تو مصطفیٰ کمال اتا ترک سگریٹ اور شراب کو حد سے زیادہ استعمال کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندرونی حصے خراب ہوتے چلے گئے۔ دوستو، آپ کو یہ سن کر یقین نہیں آئے گا کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی موت عام موت نہیں تھی، بلکہ ہوا یہ تھا کہ اس کے جگر میں ایک ایسا وائرس پیدا ہو گیا تھا جس نے جگر کے ساتھ ساتھ پورے جسم پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پورے جسم پر ہر وقت کھجلی ہوتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پورے جسم میں ہر وقت بے چینی رہنے لگی تھی، اسی لیے اسے ہاسپٹل میں رکھا گیا اور کافی دن تک اسی بے چینی، کھجلاہٹ اور دیگر پریشانیوں کی وجہ سے ہی اس کی موت ہوئی تھی۔ اگر آپ ویکیپیڈیا پر جا کر بھی دیکھیں گے تو آپ کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی موت کی یہی وجہ ملے گی کہ زیادہ سگریٹ اور شراب پینے کی وجہ سے اسے ایک لا علاج بڑی بیماری ہو چکی تھی اور اسی کے چلتے اس کی موت ہوئی تھی۔ دوستو، اس کی موت کے بعد بھی اس کے جنازے کو لے کر لوگوں میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ زیادہ تر مسلمانوں کا ماننا تھا کہ مصطفیٰ کمال پاشا مسلمان تھا ہی نہیں، کیونکہ اس نے پوری زندگی اسلام دشمنی میں ہی گزاری تھی، اسی لیے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسے ایک مسلمان اور ایک اچھا لیڈر مانتے تھے، لہٰذا ان لوگوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اور آج بھی ترکی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مصطفیٰ کمال پاشا اور اس کی سوچ کی حمایت کرتے ہیں، وہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے سخت مخالف ہیں۔ دوستو، جہاں مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کی تمام یورپی ملکوں سے حفاظت کی تھی، وہیں دوسری طرف ہم اس بات کو بھی نہیں بھول سکتے کہ اس کے بعد اس نے پوری زندگی اسلام دشمنی میں ہی گزاری اور اسلام مخالف قانون لاگو کیے، جن کی وجہ سے آج تک ترکی یورپی کلچر اپنائے ہوئے ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مصطفیٰ کمال پاشا کے ان کارناموں کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں، کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کے ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔